हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे और अपने नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर होंगे। जैसा कि मैंने कहा था, ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी के मैं बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लेकर के आऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं वह आपके एक भी गलत ना हो। मैंने कहा था मैं वो कर रहा हूँ। इससे पहले आपको पता होगा कि मैं पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन करा दिया हूँ और ये उसी लेक्चर का पार्ट 2 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 20 से 40 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, इस प्रकार से हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगा और ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद हम ह्यूमन एनाटॉमी पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, आपको मैं बता दूं, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां सेमेस्टर की वो आपको मिलती रहती है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, आप किसी भी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो इंडिया से, अगर आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी आईएनसी के सिलेबस को फॉलो करता है तो आप ये लेक्चर बिल्कुल देख सकते हो। कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो चलो हम वन बाय वन करके करने वाले हैं। एक जरूरी इंपॉर्टेंट बात ये कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का, जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप उस व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। चलो वन बाय वन करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा इससे पहले हम आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और अप्लाइड ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्लड और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम बात करेंगे आज से रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम के 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सचेंज ऑफ गैस अकर चेंज, यानी कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वह किसके अंदर होता है। क्या वो ट्रैकिया के अंदर होता है, ब्रोंकाई के अंदर होता है, अल्वियोलाई के अंदर होता है। तो एक्चुअल गैस का जो एक्सचेंज होता है वो अल्वियोलाई के अंदर होता है। ये चीज क्लियर आपको पता होनी चाहिए। साइट ऑफ एक्सचेंज और रेस्पिरेशन की बात करें तो अल्वियोलाई होती है एक बड़ी क्लास में जब आप आ जाओगे, लेकिन अगर छोटी क्लास में जब आप पढ़ते हो तो वहां पर आपको डायरेक्टली बता दिया था लंग से हम रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो एल्वियोलाई से होता है। अगला क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज इज कॉल्ड। अगर टिश्यूज में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हम उसे क्या कहेंगे। क्या हम उसे हाइपोक्सिया कहेंगे, बी यहाँ पे हाइपर कैपनिया कहेंगे, एपनिया कहेंगे, डिस्पिया डिस्निया, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो भाई अगर ऑक्सीजन की कमी डेफिशिएंसी टिश्यूज में हो जाए तो उसे हम हाइपोक्सिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? हाइपोक्सिया बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी प्रॉब्लम इन ब्रांकियल अस्थमा। ब्रांकियल अस्थमा अगर किसी व्यक्ति को होता है तो सबसे बेसिक सबसे प्राइमरी प्रॉब्लम क्या होगी। तो ब्रांकियल अस्थमा में क्या होता है, आपका जो एयरवेज होता है यानी कि ट्रैकिया जो होती है वो नैरो हो जाती है। क्या हो जाती है? नैरो हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है द मेन फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट इज टू, यानी कि सर्फेक्टेंट का मेन काम क्या होता है। अब देखो क्या बोला गया यहाँ पर, प्राइमरी प्रॉब्लम ब्रांकियल अस्थमा, नैरोविंग एयरवेज। अब सुनो, अगर आपकी ये ट्रकिया है और यह पतली हो जाए, पतली यानी कि चिपक जाए, नैरो हो जाए, तो क्या होगा, ये आपस में कोलैप्स कर जाएंगी। कोलैप्स करने से क्या क्या ऐसे बहुत अजीब अजीब तरीके से जब हम सांस लेंगे तो आवाजें आती हैं। आपको पता होगा कि जो अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनके गले से बहुत सारी आवाजें आती हैं, साउंड्स आते हैं। तो भाई हमारे ट्रैकिया में ये जो ब्रांकियल अस्थमा ना हो, ब्रांकियल अस्थमा होता है तो जो उसमें नैरोविंग एयरवेज होता है ये आपस में पिचक करके टकराए ना, टकरा करके ऐसे साउंड्स ना प्रोड्यूस करे, उसके लिए कोई सर्फेक्टेंट प्रेजेंट होता है। और सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है कि जो आपका ट्रैकिया है, एयरवेज है, उसको कोलैप्स करने से बचाते हैं। तो प्रिवेंट एल्वियोलर कोलैप्सिंग, क्या कहते हैं, एल्वियोलर को कोलैप्स होने से बचाते हैं। अगला क्वेश्चन है इम्फाइजिमा इज कैरेक्टराइज बाय डैमेज ऑफ। इम्फिजिमा जो है एक डिजीज है, बीमारी है जो कि सिगरेट स्मोकिंग से होता है। किससे होता है? सिगरेट स्मोकिंग से होता है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इम्फिजिमा जो बीमारी है वह किस चीज को डैमेज करती है। ब्रोंकाई को करती है, एल्वियोलाई को करती है, प्ल्यूरा को करती है, ट्रैकिया को करती है। तो इम्फाइजिमा किसको करती है? इम्फिजिमा करती है एल्वियोलाई को। किसको करती है? एल्वियोलाई को करती है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है रैपिड ब्रीथिंग इज नॉन एज। अगर कोई व्यक्ति तेजी तेजी से सांस ले रहा है तो उसे हम उसे हम क्या कहेंगे? तो टेकिपनिया बोलेंगे। अगर स्लो ब्रीदिंग बोला जाए, क्या बोला जाए? ये स्लो ब्रीदिंग है। स्लो ब्रीदिंग बोला जाए तो ब्रेडिपनिया बोलेंगे। और अगर फास्ट बोला जाए, रैपिड, तो
टैकीपनिया बोलेंगे। याद रखना, अगर आपसे यहाँ इस क्वेश्चन में रैपिड पूछा गया है तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके एग्जाम में स्लो पूछ लिया जाए, और ये क्वेश्चन ऐसे बहुत एग्जाम में देखने को मिले हैं और आते भी रहते हैं। अगला क्वेश्चन, रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज, यानी कि अगर आपकी लंग्स में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन हो जाए तो क्या होगा। तो भाई देखो, रिटेंशन का मतलब यहाँ पर है कि अगर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो उस केस में क्या होगा। अब आपको पता होगा कि जो CO2 होता है, CO2 अगर इंक्रीज होता है तो हमारे बॉडी में हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनमें क्या होता है, जो पीएच होती है, पीएच घट जाती है, H+ आयन बढ़ जाते हैं, और साथ साथ में अगर पीएच घटती है तो एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिक कंडीशन बढ़ जाती है। तो क्या हो जाएगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगी। एसिड बढ़ता है, ठीक है, लेकिन उस कंडीशन को हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोलेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन, यानी कि आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वह कहाँ पर लोकेटेड होता है। देखो, मेडुला में होता है और पॉन्स में होता है, याद रखना। कहाँ पर होता है, मेडुला में होता है और पॉन्स में होता है, याद रखना। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी इज कॉल्ड। आपकी जो प्लूरल कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी अगर उसमें फ्लूइड इन अकोमुलेट यानी कि इकट्ठा हो जाए तो आप उसे क्या कहोगे। तो अगर किसी पेशेंट के प्लूरल कैविटी में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, प्लूरल फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो प्लूरल इफ्यूजन बोलेंगे उसे बच्चों। क्या बोलेंगे, प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन थेरेपी इज इंडिकेटेड इन, यानी कि जो ऑक्सीजन थेरेपी है वह किस में दी जाती है। याद रखना, हाइपरऑक्सिया में दी जाती है। किस में दी जाती है, हाइपरऑक्सिया में दी जाती है। चलो अब देखोगे आप यहाँ पर कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की जितनी भी आंसर की थी सभी क्वेश्चंस की यहाँ पर आंसर की भी दी गई है। तो भाई व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना। देखो व्हाट्सएप ग्रुप में इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है, और टेलीग्राम ग्रुप में जो प्रीवियस जितनी भी पीडीएफ्स अपलोड की गई सारी की सारी वहां रहती हैं। यह चीज आपको बहुत ही क्लियर तरीके से पता होगी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगली जो हमारी यूनिट होने वाली है वो होने वाली है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर हम बहुत ही अच्छे 10 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आने के लिए एक्सपेक्टेड है, और उम्मीद करूंगा कि भाई आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आए सेम एग्जैक्टली वही आए जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है और इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। वैसे मेरा पेन कहाँ रख दिया मैंने, मिल गया, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। मैं पेन एक्चुअली मैं पानी पीने गया था और मैं पेन अपना उठा के कहीं और रख दिया, तो एक सेकंड पेन मिल गया है मुझे वापस अपना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, द मेन एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, यानी कि जो सलाइवा होता है, सलाइवा में मेन एंजाइम कौन सा होता है। देखो वैसे तो इस क्वेश्चन को आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि हमारी लार यानी कि सलाइवा में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चों याद रखना, अमाइलेज आपकी सिलेबस में है, इसका अदर नेम टाइलिन है। हो सकता है आपके एग्जाम में टाइलिन दे दे, हो सकता है आपसे अमाइलेज करके पूछा जाए। तो जो भी आंसर क्वेश्चन में आए उसी के अकॉर्डिंग आपको टिक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन डाइजेशन बिगिंस इन, यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट होता है। क्या वो माउथ में होता है, बिल्कुल भी नहीं। स्टमक में होता है, बिल्कुल। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, स्टमक में हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन कहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक हेल्प इन, जो पेट में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl प्रेजेंट होता है वह किस चीज में मदद करता है। क्या वो फैट के डाइजेशन में मदद करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करता है, या एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। मैं आपको बता दूं कि जो आपका जो एसिड होता है हमारे स्टमक में वह हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन में। बच्चों किसके डाइजेशन में मदद करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बाइल इज सिक्रीटेड बाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। गलत कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। बहुत सारे बच्चे को लगता है कि जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर सिक्रीट करता है। मैं आपको बता दूं कि जो बाइल जो बनता है ना वो आपका लिवर बनाता है। क्या बनाता है, प्रोड्यूस करता है लिवर, लेकिन
गॉल ब्लैडर सिर्फ उसको स्टोर करता है, क्या करता है, लिवर आपके बाइल जूस को बनाता है, लेकिन जो स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेन फंक्शन ऑफ द बाइल, यानी कि जो बाइल पित्त है, बाइल जो पित्त रस है उसका क्या फंक्शन यानी कि क्या कार्य होता है। तो भाई प्रोटीन डाइजेशन होता है, फैट इमल्सिफिकेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज होता है। क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। तो इतने सारे ऑप्शन है भाई, नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, बाइल क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है बच्चों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स, यानी कि जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वह क्या कंटेन करता है, क्या वो अमाइलेज करता है, लाइपेज करता है, ट्रिप्सिन करता है, या ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करता है। तो जो आपका ये पैनक्रियाटिक जूस है ना, वो अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन और ये सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करता है बच्चों, क्या करता है, सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करता है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर इन, सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ पर होता है न्यूट्रिएंट्स का। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इसको मार्क कर लो। तो आपका जो सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और लीस्ट की बात की जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन में लीस्ट डाइजेशन होता है। क्या होता है, लीस्ट डाइजेशन होता है बच्चों, क्या होता है, लीस्ट डाइजेशन होता है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B12 इज एब्जॉर्ब्ड इन, आपका विटामिन B12 किस पार्ट में एब्जॉर्ब होता है, क्या वो ड्यूडेनम में होता है, जेजुनम में होता है, इलियम में होता है, कॉलोन में होता है। तो आपका जो ये B12 है ये इलियम में होता है, क्या होता है बच्चों, इलियम में होता है। अगला क्वेश्चन है ये कहता है कि लार्ज इंटेस्टाइन मेनली एब्सॉर्ब्स, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वह किस चीज को एब्जॉर्ब करती है। मैं आपको बता दूं, लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ और सिर्फ वाटर को स्टोर करती है बच्चों, किसको करती है, वाटर को स्टोर करती है, और किसी भी चीज को स्टोर नहीं करती है। ठीक है, एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर अफेक्ट डाइजेशन ऑफ, यानी कि अगर बॉडी से हम गॉल ब्लैडर को निकाल दे तो वह किस चीज में इफेक्ट करेगी। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गॉल ब्लैडर से रिलेटेड। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आंसर आपको दिख ही रहा है कि सी, फैट के डाइजेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि गॉल ब्लैडर से क्या निकलता है, बाइल निकलता है, और बाइल क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, इमल्सिफिकेशन करता है, और फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, फैट की डाइजेशन में इफेक्ट पड़ेगा, क्या पड़ेगा, फैट के डाइजेशन में प्रॉब्लम आएंगी। ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, हर जगह मिल जाएगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम अगले थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा स्टार्ट होगा एक नई यूनिट से, इस यूनिट का नाम है कौन, क्या है, इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 5वीं यूनिट है, एंड देन हम देखेंगे 6वीं यूनिट हमारी यूरिनरी सिस्टम है। ये 2 सिस्टम हम अगले टॉपिक, अगले वीडियो में करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।